हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को करेंगे और जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोलते हैं और इसका हिंदी में मतलब समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, और ये एक बेसिक चैप्टर है। ठीक है, 10th में अभी आपका इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है इस चैप्टर को। और अगर आप मैथ के साथ जाते हो आगे 11th-12th में तो ये आपको चैप्टर देखने को मिलेगा, इससे एडवांस चीज़ें। ठीक है, तो एक बेसिक चैप्टर बन जाता है जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इस पर क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं और इजी चैप्टर है काफ़ी। तो इससे आप अच्छे नंबर करके प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आज इसके वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हम इसकी टर्मिनोलॉजी देखेंगे। ठीक है, यानी जो इसमें टर्म्स वगैरह आते हैं उनका क्या मतलब होता है, डेफिनेशंस क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो टर्मिनोलॉजी क्या है, बिना टाइम को खराब करे चलो शुरू करते हैं। तो देख सकते हो, सबसे पहले आपको अरिथमेटिक का मतलब पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक का मतलब होता क्या है। इसका हिंदी में हम अंक गणित बोलते हैं। देखो क्या चीज़ है अरिथमेटिक। ठीक है, तो इसके जो डेफिनेशन है, कहता है अरिथमेटिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ डिजिट्स एंड नंबर्स। क्या बोला उसने कि जो अरिथमेटिक है ये क्या है, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। देखो आपको पता होगा बहुत सारी ब्रांचेस होती है मैथमेटिक्स की, वैसे ये भी एक उसकी ब्रांच है, शाखा है ना, जो कि किससे रिलेटेड है? कैलकुलेशन ऑफ डिजिट्स एंड नंबर्स। कैलकुलेशन ऑफ डिजिट्स, कैलकुलेशन में क्या होता है? प्लस माइनस, है ना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें होती है कैलकुलेशन के अंदर। तो यानी जो भी आपके पास नंबर्स होंगे और डिजिट्स होंगे उन्हीं को प्लस माइनस से रिलेटेड होता है इसमें। ठीक है, और हिंदी भी लिखा हुआ है, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, और याद कर सकते हैं कि अंक गणित गणित की एक शाखा है जो अंकों और संख्याओं की गणना से संबंधित है। तो जो आपका चैप्टर का नाम था क्या था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें अरिथमेटिक जो वर्ड्स आया है हमने उसको देख लिया, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब प्रोग्रेशन देख लेते हैं, प्रोग्रेशन क्या मतलब है। तो देखो ये रहा प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको आप देखो, वैसे तो प्रोग्रेस तो आपने सुना ही होगा, है ना, वर्क इज प्रोग्रेस, काम प्रगति पर है। तो प्रगति बोल सकते हो, वैसे मैथ के अंदर हम इसको श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, तो देखो श्रेणी क्या होती है ये देखते हैं। तो इसका कहना है कि प्रोग्रेशन इज अ सीरीज दैट मूव्स फॉरवर्ड इन अ लॉजिकल एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। तो प्रिडिक्ट क्या होता है? अनुमान लगाना, है ना, गैस करना। और पैटर्न आपने देखो बचपन में बहुत सारे पैटर्न्स आपने सोल्व किए होंगे। पैटर्न्स नंबर्स में कैसे हो सकते हैं, अरिथमेटिक में कैसे होंगे, है ना, आपको पता है। जैसे आपने देखा भी होगा बचपन में जब हम यहाँ पर कुछ भी लिखते थे, जैसे 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, आगे ब्लैंक छोड़ देते थे। तो ब्लैंक में आपको भरना होता था, तो आप देखते थे यहाँ पर क्या चल रहा है। आपने देखा 2 है, 4 है, 6 है, तो अगला क्या आएगा? 8 आएगा, है ना। आपने एक पैटर्न देखा, उसके अंदर क्या रूल अप्लाई हो रहा है और उस रूल के अकॉर्डिंग आपने अगला नंबर बता दिया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रोग्रेशन क्या होता है। कोई भी सीरीज होती है ना, जो कि आगे की तरफ एक लॉजिकल ऑर्डर में बढ़ती रहती है और प्रिडिक्ट करके आप कोई सा भी आगे के टर्म्स को बता सकते हो। ठीक है, इससे प्रिडिक्शन भी होती है। चलो, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि प्रगति एक श्रृंखला यानी श्रेणी एक श्रृंखला है जो तार्किक और पूर्वानुमानिक पैटर्न में आगे बढ़ती है। ठीक है, ये आप याद कर सकते हो, जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख सकते हो। अगला देखते हैं, इसमें अच्छा देखो एक वर्ड्स आया है सीरीज। अब सीरीज क्या होता है, सीरीज के बारे में देखते हैं। तो ये रहा सीरीज। देखो सीरीज, इसको श्रृंखला बोलते हैं और सीरीज का मतलब क्या है। वैसे देखो सीरीज को तो आपने आजकल तो सभी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी सीरीज, वेब सीरीज आती रहती है ना। तो उन वेब सीरीज़ में होता क्या है, देखो जैसे आप कोई भी एक वेब सीरीज़ देख रहे हो तो उसके कुछ एपिसोड्स होते हैं, पहला एपिसोड, दूसरा, तीसरा, ऐसा बहुत सारे एपिसोड्स, उसका सीजन बना दिया जाता है। तो आप देखो तो उन एपिसोड जो होते हैं क्या वो एक दूसरे से लिंक नहीं होते हैं, यानी उनका एडिशन नहीं होता एक तरीके से कि पहले के बाद दूसरा आएगा। अगर पहले आप 5वां देखो, फिर तीसरा देखो, फिर दूसरा देखो, क्या आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। यानी कि वो एक पैटर्न में होते हैं, एक ऑर्डर फॉलो करते हैं और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या बोला मैंने? वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी उन्हें जोड़ के रखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि सीरीज इज एडिंग ऑल द नंबर्स
और सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, क्या बोला उसने, सीरीज़ क्या है, एडिंग है। किस चीज़ का एडिंग है, नंबर्स का एडिंग है। यानी कि आपके पास, अब देखो हम तो मैथ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है, अरिथमेटिक में क्या है, नंबर्स हैं। तो यानी कि जो भी आपके पास नंबर्स हुआ उन सभी का एडिशन ही आपका क्या कहलाता है, सीरीज़ कहलाता है। ठीक है, इसको आप बेटर तरीके से अभी जब क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे तरीके से देखोगे कौन से सीरीज़ हैं। ठीक है, इसका देखो एक अलग डेफिनेशन भी है दूसरा, अगर जो आपको इजी लगता है वो याद कर सकते हो। तो सीरीज इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस। अब इसने बोले सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, नंबर तो हमें पता है, सीक्वेंस क्या है। तो अभी सीक्वेंस भी देखते हैं। सबसे पहले तो इसको समझ लो कि हमारा सीरीज़ क्या बना, कैसे डिफाइन किया जाता है कि सम करना है ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस। जो भी हमारे पास सीक्वेंस है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास एक सीरीज़ निकल के आ जाएगी। ठीक है, हिंदी में आप क्या बोलोगे, श्रृंखला को अनुक्रम के सभी तत्वों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना। तो अब देखते हैं हमारा सीक्वेंस क्या है। आपने देखा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना, ऐसे करके। तो देखते हैं सीक्वेंस क्या है। तो ये रहा सीक्वेंस। देखो क्या कहती है इसकी डेफिनेशन, अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स और अ सेट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड बाय सम रूल। देखो लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है कि सीक्वेंस क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट पता है ना, अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं या फिर सेट ऑफ नंबर्स भी हो सकते हैं। सेट ऑफ नंबर यानी नंबरों का समूह, है ना, जैसे 2 4 6 8, ये क्या है, समूह है। ठीक, ऑब्जेक्ट में कुछ भी चीज़ें ले सकते हो। उनका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड बाय सम रूल, ऐसे पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए जो कुछ रूल को फॉलो करें। ठीक है, रूल फॉलो करने का मतलब क्या है, अब जैसे कि इसको एग्जांपल से समझो। जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8, है ना, आगे ब्लैंक कर दिया। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, आपके पास सेट ऑफ नंबर्स है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका 2 के बाद 4 आया है, 4 आया है, ये कैसे आया है, फर्स्ट वाले में ही 2 को ऐड किया है। कितना ऐड किया है, 2 ऐड किया है, तो कितना आ गया 4। अब इस 4 में फिर से 2 ऐड किया, कितना आ गया 6। इस 6 में फिर से 2 ऐड किया, कितना आ गया 8। अब 8 में फिर से 2 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हर एक नंबर एक रूल फॉलो नहीं कर रहा है कि 2 2 ऐड हो रहा है, ये क्या एक रूल है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। चलो अगला, इसके एक और डेफिनेशन है, अगर इतना बड़ा नहीं आपको याद करना तो ये भी याद कर सकते हो। A sequence is defined as an arrangement of numbers in a particular order। आप इतना छोटा से भी याद कर सकते हो, जो आपको सही लगता है आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, और रख सकते हो अपने माइंड में। चलो हिंदी में ये लिखा हुआ है, जिसको नोट डाउन करना है हिंदी में ये कर सकते हो। देखो इन दोनों, ये दोनों का ही हिंदी में मतलब ये दोनों है। ठीक है, तो आप इनमें से दोनों को लिख सकते हो। अब अगर देखा जाए कि जो हमारे सीक्वेंस हैं कितने टाइप के सीक्वेंस होते हैं, है ना, जो हमारा एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कितने टाइप के होते हैं। तो देखो हमारा टाइप्स ऑफ सीक्वेंस कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के सीक्वेंस हैं हमारे। ठीक, पहला है अरिथमेटिक सीक्वेंस, जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे 10th में। ठीक है, अभी इसी वीडियो में। और ये जो दूसरा है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये आप पढ़ोगे 11th में। ठीक है, कहाँ पढ़ोगे, 11th क्लास में। जब आप 11th में जाओगे तो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस तो होगा ही, और साथ साथ में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी आएंगे। तो उसमें भी देखना होता है, ये भी लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, बट इसमें रिलेशन कुछ और होता है, इसमें रिलेशन कुछ और होता है। ठीक है, नंबर उसके बीच में। एक हार्मोनिक सीक्वेंस भी होता है। तो ये तो आपके, देखो ये तो आपके सिलेबस में नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो ये सीक्वेंस उसमें वो करते हैं। ठीक है, आपके जो भी सिलेबस वगैरह में है वो तो अरिथमेटिक है 10th में, 11th में जाके ज्योमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए ये, इस पर ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है आपको, सिर्फ पता होना चाहिए। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे अब। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज थे कि सीक्वेंस, सीरीज़, है ना, और क्या हो गया आपका प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनको अच्छे से एक जगह लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है,
सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस। देखते हैं सीक्वेंस के बारे में, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखो टॉपिक क्या है कि आर द लिस्ट ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो सीक्वेंस और नॉट। मीन्स जो आपके पास नीचे कुछ देखो आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं, आपको बताना है ये हमारे सीक्वेंस है कि नहीं है। तो अभी आपने जो सीक्वेंस में पढ़ा है उसी के भी आप पे देखेंगे, है ना, कि एक कॉमन नंबर यानी एक रूल अप्लाई होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो हर एक टर्म में जुड़ जुड़ कर अगला टर्म्स बना रहा है, अगला नंबर बना रहा है। ठीक है, तो पहला देखो, जैसे यहाँ पर पहला लिस्ट ऑफ नंबर में देखो क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली कि जो भी जैसे 1 के बाद 2 आया, तो जैसे ही 2 आया तो हुआ क्या, 1 में 1 को जोड़ा होगा तो 2 आया होगा। अब 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 2 के बाद 3 आने में कैसा आया होगा, 2 में फिर से कितना जोड़ा होगा, 1 जोड़ा होगा, फिर 3 आया, फिर 3 में फिर से क्या जोड़ा, 1 जोड़ा, 4 आया, 4 में फिर से 1 जोड़ा, 5 आया। वैसे ही 5 में 1 जोड़ोगे 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ोगे 7 आएगा, सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। तो यानी जो पहला आपका लिस्ट ऑफ नंबर है ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों है, बिकॉज यहाँ पर एक रूल अप्लाई हो रहा है। वो रूल क्या कहता है, आपका रूल क्या कहता है, रूल का कहना है कि आप क्या करोगे, हर एक टर्म में +1 करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी। यही तो हो रहा है ना, आपने 1 में +1 किया तो कितना आया, 2। अब आपने फिर से क्या किया, 2 में फिर से +1 किया, कितना आया, 3। फिर 3 में फिर से +1 किया, कितना आया, 4। सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक रूल है कि 1 ऐड हो रहा है, हर बार 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, वैसे अगला देखो, 100 देन 70 देन 40 देन 10 एंड सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 100 के बाद डायरेक्ट 70 आ गया। 70 कैसे आया होगा, अगर मैं इसमें से -30 कर दूं तब 70 आएगा। ठीक है, -30 करने पर 70 आया, ओके। अब अगर अगेन इस 70 में से -30 कर दूं तो देखो 40 आएगा, 40 भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन इसमें से -30 कर दूं तो कितना, 10 आ जाएगा, और अगेन कर दोगे तो माइनस का टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हो मिस -30 यानी कि -30 घट रहा है हर एक टर्म में से, हर एक नंबर में से, है ना। तो यहाँ पर भी एक सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि -30 लेस हो रहा है। ठीक है, ये थर्ड वाले में देखो, ये सेकंड वाला था, ये फर्स्ट वाला था, ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में पहले तो 2 है, उसके बाद 5 हो गया है। तो देखो 2 के बाद 5 हुआ है तो कितना क्या जुड़ा है, आई थिंक 3। 2 में अगर 3 जोड़ा तब कितना आया, 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखा है, 7 लिखा है। तो 5 में फिर से 3 जोड़ना चाहिए था ना, किसलिए 3 जुड़ा है, हर एक नंबर सेम जुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो कितना जुड़ा है, 2 जुड़ा है, तो कितना आया, 7 जुड़ा, सॉरी 7 आ गया। अब 7 में कितना जोड़े कि 11 आ जाए, तो आई थिंक 4, 11 आ जाएगा। तो यानी जो इसके टर्म्स बन रहे हैं वहाँ पर कोई भी देखो एक रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, पहले 3 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, यानी कि जो ऐड हो रहा है वो अलग अलग नंबर से ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब जो ये लिस्ट ऑफ नंबर है ये आपका सीक्वेंस नहीं है, ये वाला लिस्ट ऑफ नंबर आपका सीक्वेंस नहीं है। जो थर्ड वाला है ये सीक्वेंस नहीं है, फर्स्ट वाला आपका सीक्वेंस है, सेकंड वाला आपका सीक्वेंस है, बट थर्ड वाला नहीं है। अब फोर्थ वाला देखो, 9 9 9 9 ऐसा करके चलता जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें देखो तो 9 में आपने क्या जोड़ा होगा कि 9 आ जाए, तो 0 जोड़ोगे तभी 9 आएगा, फिर उसमें 0 जोड़ोगे तभी 9 आएगा, यानी 0 जुड़ रहा है हर एक नंबर में। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, सीक्वेंस है, इसलिए एक सेम नंबर ही तो है, 0 एक ही नंबर तो है जो हर बार जुड़ रहा है। इसमें 0 जोड़ा ये आ गया, इसमें 0 जोड़ा ये आ गया, तो देखो सेम नंबर जुड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स जो होते हैं वो सीक्वेंस कब बनते हैं। ठीक है, जब उसमें एक सेम नंबर क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, सेम नंबर ऐड हो रहा हो, और वो जो नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, और वो नंबर 0 भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव कैसे हो सकता है नंबर, तो देखो यहाँ पर -30 जो था, -30 ये एक नेगेटिव नंबर ही तो है जो ऐड हो रहा था। 100 में -30 ऐड करो देखो 70 आएगा, 70 में -30 ऐड करो 40 आएगा।
ठीक है, तो ये आपके सीक्वेंस हो गए। आई होप जो डेफिनेशंस थी और ये एग्जांपल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। अब एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, क्या, इसको नोट कर लो अच्छे तरीके से, कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर, एनी लिस्ट ऑफ नंबर जो कि एक सेम रूल अप्लाई करते हैं वही हमारे एपी कहलाते हैं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए कि जो हमारा ये पहला वाला जो लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा है, दूसरा वाला और फोर्थ वाला, ये तीनों हमारे एपी के अंदर आएंगे और इनकी स्टडी की जा सकती है। ठीक है, मतलब इसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें एक रूल अप्लाई हो रहा होगा, है ना, सेम नंबर ऐड या सेम नंबर लेस हो रहा होगा, उसको हम एपी बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको? एपी। उस लिस्ट ऑफ नंबर को हम एपी बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला था और जो फोर्थ वाला था, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे एपी हैं। क्या है वो? हमारे एपी। वहीं पर जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है, ये हमारा एपी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है एपी? बिकॉज यहाँ पर सेम नंबर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आया कि एपी क्यों नहीं था? ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली हो चुकी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर, है ना, वो एक सीक्वेंस है तो वो एक एपी हो जाती है। ठीक है, एपी जो होती है वो सीक्वेंस में ही होती है हमेशा। ठीक है, तो एपी होने के बाद हम यहाँ पर इनको नंबर नहीं बोलेंगे, अब हम यहाँ पर इनको टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्म्स। जैसे ये हमारा 1 है, एक नंबर है ना, लेकिन जब आपने बोल दिया ये एक एपी भी है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर ये एपी है, तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ये जो दूसरे नंबर पे इसको हम सेकंड टर्म बोलेंगे, जो तीसरे नंबर पे उसको थर्ड टर्म बोलेंगे, चौथे नंबर वाले को फोर्थ टर्म, पाँचवें नंबर वाले को फिफ्थ टर्म। वैसे ही आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस स्थान देखना है कि देखो 100 के बाद 70 आता है, आया है, मतलब इसमें 70 के बाद 40 आ गया है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो पहले नंबर पे लिखा है उसको फर्स्ट टर्म बोल दो, तो सेकंड नंबर पे लिखा है उसको सेकंड टर्म, जो तीसरे नंबर पे लिखा है उसको थर्ड टर्म, फोर्थ वाले को फोर्थ टर्म, ऐसे करके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सॉरी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करके टर्म्स बोल देंगे अब। यानी कि आपने एक नया नाम सीखा कि अगर ये एपी बन जाती है तो इसके अंदर हम इसको टर्म्स बोलेंगे, बस छोटी सी बात है। ठीक है, अब जो कि टर्म्स बन जाते हैं इसको लिखने का तरीका भी बदल जाता है। लिखने का तरीका क्या है? देखो, चलो हम उठा लेते हैं सेकंड वाला, एक बार सेकंड वाले देखते हैं। जैसे कि आपके पास ये क्या है, 100, 70, 40, 10, सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान से देखना, जो पहले नंबर के है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो टर्म्स होते हैं ना उसको हम ए से दिखाते हैं, स्मॉल ए से। किससे दिखाएंगे? स्मॉल ए से। तो यानी फर्स्ट टर्म को आप A1 लिखोगे ऐसे। देखो, ऊपर नहीं लिखोगे, सबस्क्रिप्ट नहीं, सुपर स्क्रिप्ट लगाओगे। सब ये होता है सुपर, ऊपर होता है। ठीक है, सुपर नहीं लगाना, सब स्क्रिप्ट लगाना है आपको। ये हमेशा नीचे लिखा जाता है। जैसे आप लिखते होगे H2O, है ना, तो 2 नीचे लगाते हो ना। जैसे आप लिखते हो H2O तो 2 यहाँ पर होता है नीचे, वैसे ही आपका 1 यहाँ लिखा जाएगा। ये दिखाता है कि ये टर्म है। ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट। यहाँ फर्स्ट लिखा है यानी फर्स्ट टर्म है। ये हम टर्म्स को बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे दूसरे नंबर पे, तो इसको A2 लिखोगे, इसको A3 लिखोगे, इसको A4 लिखोगे, कोमा ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, और ऐसे करके चलती जाएंगी। तो ये किसी भी एपी के अंदर नंबर्स को लिखने का तरीका है कि किसी भी नंबर को हम टर्म्स में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर A1 100 के बराबर है, A2 70 के बराबर है, A3 40 के बराबर है और A4 10 के बराबर है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो इसी प्रकार से आप किसी को भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ 99 लिखा है तो ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। ठीक है, ओके, ऐसा करके आप लिखते जाओगे। अब इसका कोई एंड तो है नहीं। ठीक है, तो ये n तक, मतलब लास्ट टर्म इसकी कुछ नहीं दे रखा है, ये n नंबर्स तक यानी अनंत तक चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसका एक n टर्म होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी उसको छोड़ो, अभी इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और होती है कि अब ये टर्म्स को लिखते कैसे हैं। ठीक है,
अब जैसे इसी एपी का मैं पूछ लूँ कि बताओ A18 कितना होना चाहिए, A18 कितना होना चाहिए, तो यानी तो 4 टर्म लिखे हुए हैं, क्या आप 5वीं टर्म लिखोगे, फिर 6ठी टर्म लिखोगे, फिर 7th वाली, फिर 8th वाली, 9th वाली, वैसे लिखते 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 क्या आप A18 तक जाओगे लिखते लिखते, और उसके बाद वहाँ देखोगे A18 कितना आ रहा है। ऐसे में तो बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा, है ना। तो क्या कोई ऐसा शॉर्ट तरीका है जिससे मैं कोई सा भी टर्म, एनी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास कोई भी एक जो सीक्वेंस दिया हुआ है उस सीक्वेंस का कोई सा भी टर्म निकाल, कैसे भी निकालें, है ना। ये तरीका क्या कह रहा है। तो आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो किसी भी एपी का, है ना। देखो करना क्या है आपको, और लिखते कैसे हैं, ये टर्म्स बने कैसे हैं वो ज़रा ध्यान से देखो। तो इनको लिखने का एक तरीका है, इनका फॉर्म है एक, देखो फॉर्म क्या कहता है इनका। हमेशा आपका फर्स्ट टर्म ए ही रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। आपका जो सेकंड टर्म आता है ना, देखो ये कैसे बनेगा। सेकंड टर्म जो है उसको लिखने का एक तरीका होता है कि हम इसमें क्या करेंगे, ए प्लस में एक चीज़ जोड़ेंगे, ठीक है। वो चीज़ क्या है वो पहले यहाँ समझ लो, उसके बाद यहाँ जोड़ना सीखो। छोटा सा है और बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हीं दोनों पे एपी टिकी हुई है, जिसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर। देखो कॉमन डिफरेंस, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सब में हो, डिफरेंस यानी अंतर, यानी कि इन सभी टर्म्स के बीच में अंतर कितने का है, सार्व अंतर उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो देखा जाए 100 से जब 70 पे पहुंचा तो क्या किया था आपने, -30 किया था कि नहीं किया था। फिर 70 से 40 पे पहुंचे तो -30 किया था, यानी 30 घट रहा है। तो जो 30 घट रहा है उसी को हम सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस से दिखाते हैं, और इसका जो शॉर्ट तरीका होता है लिखने का वो डी से होता है, यानी कॉमन डिफरेंस को आप डी के नाम से डिनोट करोगे, स्मॉल डी नॉट कैपिटल डी, ठीक है। कितना है यहाँ पर -30 है। तो ऐसे करके आप किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर्स में या सीक्वेंस के अंदर आप क्या निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हो। और कोई अगर डी सेम है, जिस नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स का डी सेम है यानी कॉमन डिफरेंस सेम है ना, वही आपकी सीक्वेंस बन जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर देखा जाए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई डी पूछे डी कितना है, तो आपको करना क्या है, आपको देखना है इनके बीच में कितने का गैप है। 2 से 4 पे पहुँचने पर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, यानी 2 जुड़ रहा है, ठीक है। तो जो 2 जुड़ रहा है वही आपका क्या बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। और एक नई बात सुन लो, एक फॉर्मूला भी है डी निकालने का। डी निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, देखो क्या कहता है। अगर आपको कभी भी डी निकालना है ना, तो मैंने आपको टर्म्स बताए, टर्म्स कैसे लिखते हैं, है ना। पहले नंबर पे पहला टर्म, दूसरे नंबर पे दूसरा टर्म, ठीक है। तो आपको अगर कभी भी डी निकालना हो ना, तो आपको करना क्या है कि हमेशा अगली वाले टर्म में से पिछली वाले टर्म्स को माइनस कर दिया करो। अगली वाली टर्म का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर देखो A1 और A2 में, अच्छा बताओ A1 और A2 में A1 का अगला टर्म कौन सा है, A2, A2 का अगला टर्म कौन सा है, A3, A3 का पिछला टर्म कौन सा है, A2, यानी अगला पिछला समझ में आ रहा है। अगर जैसे आप रैंडमली कोई सा भी एक चीज़ पे पेन रख दिया, मैंने इस पे पेन रख दिया, ठीक है। अब मैं कहूँ इस टर्म्स का अगली टर्म कौन सी और पिछली टर्म कौन सी है, तो आप बोलोगे A3 की अगली टर्म A4 होगी और A3 की पिछली टर्म A2 होगी। समझ में आया अगला पिछला क्या होता है, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग। सक्सीडिंग का मतलब आगे वाले, प्रीसीडिंग का मतलब पीछे वाली, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना होता है कि अगली वाली में से पिछली वाली यानी सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस करनी होती है, यानी A2 माइनस A1 कर लो, ठीक है। आप इससे भी निकालोगे, देखो कितना आएगा, A2 कितना है आपका 70 माइनस 100 कितना आ गया, देखो -30 आ गया कि नहीं आ गया, तो यही तो हमने लिखा था। समझ में आया। और ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं दोनों से निकाल सकते हो, कहीं से भी उठा लो। मैं कहता हूँ यहाँ से उठा लो, आप चाहो तो A4 में से A3 को भी माइनस कर सकते हो। तो A4 कितना है आपका 10 माइनस A3 कितना है, ज़रा देखना है यहाँ पर 40 कितना आ गया, देखो -30 आ गया कि नहीं आ गया। तो हर जगह से डी सेम आएगा,
इसीलिए तो बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, हर जगह से सेम आना है, कहीं से भी उठा के आप अंतर निकाल लो, उसका डिफरेंस कर लो। ठीक है, तो समझ में आया डी का मतलब क्या है। तो चलो टर्म्स लिखने के ऊपर हम देखते हैं इसका फॉर्म कैसे होता है। तो आपका A1 तो ए ही होता है, आपको जब A2 लिखना होगा ना, तो देखो पहले वाले टर्म में कितना जोड़े कि दूसरा टर्म आ जाए। तो पहले वाले टर्म ए तो फर्स्ट टर्म है, देखो इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में कितना जोड़ें कि सेकंड टर्म बन जाए, तो हम डी ही तो जोड़ेंगे। देखो ना, इतना ही तो जोड़ोगे, 100 में -30 जोड़ोगे तभी तो आपका सेकंड टर्म बनेगी। तो सेकंड टर्म लिखने का ये तरीका हो गया। वैसे ही ए थ्री लिखने का क्या तरीका है, हमेशा फर्स्ट टर्म में, अब ये नहीं कि हम सेकंड टर्म में कितना जोड़ें, तो सेकंड टर्म में -30 जोड़ोगे तब आएगा, लेकिन ऐसे हर बार नहीं लिखेंगे। इसका एक जनरल फॉर्म है, ये सीखो आप क्या, कि A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस में 2D, यानी अब डी जो कॉमन डिफरेंस है ना, उसको मल्टीप्लाई करते जाना है नंबर्स के साथ। ठीक है, अब A4 निकालना है तो कैसे निकालोगे, A प्लस 3D करके। A5 निकालना है तो कैसे निकालोगे, A प्लस 4D करके। ऐसे करके आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, और जरा इनके बीच में रिलेशन देखो। अब कैसे पता चलेगा कितना डी लिखना है हमें, तो यहाँ पर जो जितनी भी टर्म्स निकालनी है ना, जैसे आपने A3 लिखा, A3 का मतलब थर्ड टर्म, आप तीसरी टर्म निकाल रहे हो। जैसे यहाँ पर कितना है, तीसरी टर्म 40 है, तो आप अगर तीसरी टर्म निकाल रहे हो तो ए तो आपको लिखना ही है, फर्स्ट टर्म लिखना है, प्लस में यहाँ जितना भी टर्म है ना उससे एक कम उतना डी करना है। यानी देखो 2D है कि नहीं है, यहाँ फोर्थ टर्म की बात चल रही है तो यहाँ 3D है कि नहीं है, यहाँ फिफ्थ टर्म की बात चल रही है तो यहाँ 4D है कि नहीं है। यानी जो भी टर्म्स निकाल रहे हो उससे एक कम कर देना है आपको, और डी से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट टर्म जोड़ देना है। ऐसे करके आप, जैसे हमारे 80 टर्म्स के बारे में पूछा गया था, तो अगर आपको 18 टर्म निकालनी है इसकी, तो 18 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म में आप 70 इंटू डी कर दो, आपके पास 18 टर्म निकल जाएगी। अब ए कैसे निकालें, डी कैसे निकालें, तो ये तो बहुत ही आसान है। देखो जी कैसे निकालना है, ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है, कोई सी भी जो सीक्वेंस दे रखा है उसका पहला ही क्या बोलता है, ए, यही आपका ए है, फर्स्ट टर्म ए 100। तो देख सकते हो ए की जगह 100 लगा दो, प्लस में 17 इंटू डी कितना है, डी तो अभी हम निकाला है, ये देखो डी यहाँ पर भी निकाला है, यहाँ पर भी निकाला था, या फिर अंतर देख लो अभी निकाल लो, है ना। तो डी कितना था, -30 था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 100 प्लस में देखो 17 को -30 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, माइनस का 510 आ जाएगा। तो 510 में से 100 लेस कर दोगे, कितना, माइनस का 410। यानी कि आपकी जो 18th टर्म होगी ना, 18th टर्म इसकी वो कितनी होगी, माइनस का 410 हो जाएगी। तो ऐसे करके आप इस एपी की कोई से भी टर्म निकाल सकते हो। मैं कहता हूँ 100 टर्म्स कितनी होगी, मतलब जो 100 एक के स्थान पे आएगा, मतलब जब यहाँ से काउंट करना शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो 100 के स्थान पर बैठा होगा वो कौन सा नंबर होगा, आप आराम से पता कर सकते हो। समझ में आई ये चीज़। चलो, तो अगर मैं आपसे बात करूं अब कि एक एपी की जनरल टर्म क्या होती है, ठीक है, मतलब एपी को अब कैसे लिखें, टर्म जनरल फॉर्म में, है ना। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो आपके पास जो भी एपी है, एपी समझ में आए किसे कहते हैं, एपी कुछ नहीं सीक्वेंस है, और सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें कोई भी एक सेम नंबर ऐड या माइनस हो रहा हो, ठीक है, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, और सीक्वेंस जो भी होती है उसको हम एपी बोल देते हैं। ठीक है, और एपी में आपको अब पता हो जाना चाहिए जो भी सीक्वेंस है वो एपी है। अभी हमने ऊपर एग्जांपल भी दे दिया है। तो इसका जनरल टर्म कैसे लिखना है, हमने बोला कि कोई भी अगर आपके पास एपी है, हाँ, तो एपी के टर्म्स को हम किस में दिखाते हैं, A1 A2 A3 के फॉर्म में, है ना। तो अगर आपको कोई भी एक जनरल टर्म लिखना हो, देखो क्या लिखोगे आप, ए लिख सकते हो, फिर A प्लस डी लिखोगे, कोमा A प्लस 2D लिखोगे, कोमा A प्लस 3D लिखोगे, कोमा A प्लस 4D लिखोगे, कोमा, और ऐसे करके चलता जाएगा, ऐसे ही सोन चलता जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है किसी भी एपी का जनरल फॉर्म लिखने का। तो अगर आपको कभी भी ए की वैल्यू दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखा है, तो आप कोई से भी एपी लिख सकते हो। कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूँ अगर ए की वैल्यू आपके पास 5 है और मैं आपका डी ले लेता हूँ, कितना ले लूँ, चलो प्लस का 2 ले लेता हूँ,
ठीक है। आपका ए कितना है 5 और डी कितना है 2। अब मैं कहूँ कि इसके द्वारा एक ए पी लिखो, क्या लिखो ए पी, तो देखो ए पी कैसे लिखोगे आप इसके द्वारा, ठीक है, यही देखते हैं। तो पहला तो आपका ए है, यानी ए कितना है 5, तो पहला तो 5 ही आने वाला है, ठीक है। अब दूसरा देखो कितना आएगा, 2 मिनट, हाँ देखो अगला क्या आएगा, तो 5 में आपको ऐड करना है कितना 2, फिर क्या आएगा 5 + 2 × 2, अगला 5 + 3 × 2, देखो डी की वैल्यू तो 2 है, वो रखते जाना है, 5 + 4 × 2, ऐसे करके चलता जाएगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये तो 5 ही रहने वाला है, ठीक है, कितना रहेगा ये 5, 5 + 2 कितना बन जाएगा 7, और ये कितना 2 × 2 = 4 + 5 9, 2 × 3 = 6 + 5 11, 4 × 2 = 8 + 5 13। तो ऐसे करके आपके पास एक एपी बन जाएगी। देख सकते हो ये क्या निकल गया, आपके पास एक एपी निकल गया। और इसमें देखा जाए आप अगर डी निकालोगे, देखो 2 है कि नहीं है, 5 में 2 जोड़ा तभी तो आपका क्या आया 7 आया, 7 में 2 जोड़ा कितना आया 9 आया, है ना। तो देख सकते हो आपकी एपी बन चुकी है। तो आपको पता चला एपी कैसे बनानी होती है। एपी डिपेंड ये ए और डी पर, तो अगर आपको ए पता है डी पता है तो आप कोई सी भी एपी बना सकते हो। और कोई सी भी अगर एपी दे रखे इसमें ए और डी कैसे निकालना है, डी ऐसे निकालना है हमेशा अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करके, और जो भी पहले नंबर पे होगा वो आपको फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो चलो देखते हैं अब ये जो आपकी एपी होती है ये कैसी कैसी होती है ना। तो एपी हमारी 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक तो होती है फाइनाइट एपी और एक होती है इनफाइनाइट एपी। नाम से ही देखो पता चल रहा है फाइनाइट का मतलब क्या होते हैं, आपने पहले भी सुना होगा। फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल चीज़ें होती हैं उनको हम फाइनाइट बोलते हैं। तो एनी एपीज द नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट बोल सकते हो, है ना, मीन्स काउंटेबल, ठीक है। तो कोई भी एपी जिसमें क्या हो टर्म्स फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, है ना, फाइनाइट का मतलब जिसको काउंट किया जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे फाइनाइट एपी बोलेंगे। साथ साथ में क्या बोल रहा है, एल्सो इट्स लास्ट टर्म विल बी गिवन, और इसका क्या होगा लास्ट टर्म दिया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 5 9 13 ये कोई एपी चल रही थी डेड 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 डेस 57, यानी देखो बीच में बहुत सारे नंबर होंगे इसके, लेकिन इतना बड़ा नहीं लिखा है, हमने डायरेक्ट बोल दिया 57 लास्ट टर्म है, यानी यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर जाके ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, इस तरह की एपी को हम बोलेंगे फाइनाइट एपी, जिसका लास्ट टर्म गिवन होगा। याद रखना इस चीज़ को, उसके लास्ट में डॉट डॉट करके नहीं छोड़ा होगा, कुछ ना कुछ उसके बाद दिया ही होगा आपको, ठीक है। वहीं पर दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है इनफाइनाइट एपी। तो इनफाइनाइट यानी आपको पता ही होगा अनंत, बहुत सारे, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन छोटी से क्या है कि एनी एपीज नंबर्स ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल, ठीक है। एल्सो इट्स लास्ट टर्म विल बी गिवन, सॉरी नॉट गिवन ना, नॉट गिवन, ठीक है। क्या होगा उसका लास्ट टर्म नहीं दिया होगा। एग्जाम्पल के लिए 1 5 9 13 देखो यही है, डेड डेड डैश करके छोड़ देगा, ऐसे करके छोड़ देगा, लास्ट में देखो कुछ नहीं दिया होगा। वैसे ये देख सकते हो दूसरा एग्जाम्पल। तो समझ में आ गया आपको, छोटी सी बात है 2 मिनट में, ठीक है। तो हमने सबकी डेफिनेशंस वगैरह देख लिया है कि इसका किसका क्या होता है। अब एक बार साथ में देख लेते हैं हमारा जो एपी है ना उसकी डेफिनेशन क्या कहता है बुक के अकॉर्डिंग। तो ये रही आपकी बुक, देख सकते हैं यहाँ पर एपी की डेफिनेशन क्या कहती है कि, है ना, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, है ना, फिक्स नंबर वही कॉमन डिफरेंस टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अब देखो इसने क्या बोला है, वही सब बोला है जो अभी हमने सीखा है। क्या बोला, जो भी आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो एपी होती है ना वो क्या होता है लिस्ट ऑफ नंबर होता है। लिस्ट ऑफ नंबर मैंने आपको बता ही दिया, वो सीक्वेंस कैसे बनता है जब उसमें एक फिक्स नंबर ऐड किया जाता है या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो विच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, और कहता है उस एपी के टर्म्स कैसे ऑब्टेन करोगे, टर्म्स कैसे प्राप्त करोगे, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, वो ऐड करना है आपको एक फिक्स नंबर। वो फिक्स नंबर कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, जीरो भी, टू द प्रीसीडिंग टर्म, किस टर्म में, पीछे वाले टर्म में, तो आपको अगली टर्म मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ करने पर। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म को छोड़ के, इसलिए फर्स्ट टर्म का भी प्रीसीडिंग टर्म कौन सी होगी, हो ही नहीं सकती है। फर्स्ट टर्म तो शुरू ही फर्स्ट, मतलब यहाँ से अगर एक चीज़ से शुरू हो रही है तो उसके पीछे तो कुछ दे ही नहीं रखा। अगर उसके पीछे भी कुछ दिया होता तो वो फर्स्ट टर्म नहीं होती आपकी। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। तो कह रहा है फिक्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, वही डी ऑफ द एपी। इस चीज़ को याद रखना। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है। तो ये आपके बुक में दे रखा था, तो आप अच्छे तरीके से इसको याद भी कर सकते हो। चलिए, तो एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी जो लिस्ट ऑफ नंबर होगा, अगर उसमें कॉमन डिफरेंस डी अगर सेम नहीं है तो वो एक एपी नहीं होगी। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि बताओ कि जो भी आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा है वो एपी है कि नहीं, तो आपको बस क्या करना है, आपको डी देखना है कि किसी भी दो टर्म्स के बीच में और उसके अगली दो टर्म्स के बीच में, उसके अगली दो टर्म्स के बीच में जो डी आ रहा है वो सेम सेम ही होना चाहिए, तो आपकी एपी बन जाएगी। ठीक है। चलो, हमने सारा इसका कवर कर लिया है इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। क्या कहता है कि राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है। ये आपकी एक एपी दे रखी है। इस एपी के, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने काम की चीज़ें लिखी सिर्फ। तो उसमें देखो क्या कहता है कि आपको एक तो फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो ये कह रहा है जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखो, यानी कि ये पहले से आपको एक एपी दे रखी है। आप जरा एग्जाम्पल नंबर देखना 1 आपके बुक में। ठीक है। तो आप देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है, तो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो आपका ए कितना आ गया, जो पहले नंबर पे लिखा है क्या है वो 3/2, ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया। ठीक, देखो कितना आसान था। चलो, डी निकालने की बात करते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमेशा दूसरी वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस कर लिया करो, है ना। सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दिया करो। ठीक। चलो, तो देखो A2 कितना है, 1/2 है, माइनस A1 कितना है, 3/2 है। इसको सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो दोनों का डिनोमीटर सेम है, बहुत आसान है। तो 1 में से माइनस कर दो 3, यानी 1 - 3/2 लिख सकते हो। और इसका क्या मतलब हुआ कि -3 में से 1 गया कितना, -2/2, कट के कितना आ जाएगा, -1 आ गया। तो यानी आपके पास डी कितना आ गया, 1। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म इज 3/2 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -1। ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना आसान सा आंसर था। ठीक है। और इसी प्रकार से देखो क्या हो सकता है कि दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ आपके। दूसरे एग्जांपल में क्या है कि आपके पास इसी तरह के कोई भी एक एपी दी होगी और बोलेगा इसके नेक्स्ट टर्म लिखो, इसके नेक्स्ट 2 टर्म लिखो, नेक्स्ट 3 टर्म लिखो, नेक्स्ट 4 टर्म लिखो, कितने भी टर्म बोल सकता है अगले लिखने के लिए। तो अगले टर्म लिखना है। ठीक है आपको। तो देखो क्या करना है, अब जैसे मैं इसी को दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ कि सपोज करो आपने सबसे पहले तो आपको ऐसे ही ए निकालना है, उसके बाद आपको डी निकालना है। कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर दिया हो, मतलब एपी दिया हो, उसके अंदर ए निकालो डी निकालो हमेशा। उसके बाद अब देखो यहाँ पर कितने टर्म्स दिए हैं, 1 2 3 4। देखो A1 A2 A3 A4, यानी 4 टर्म दे रखे हैं। अगर मुझे इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने हैं तो देखो कैसे निकालोगे, यानी आपको अगली इसका टर्म कौन से होने वाले है, A5 आने वाली है। तो आपको A5 निकालना है, फिर A6 निकालना है। तो देखो A5 निकालने का तरीका क्या है, A5 निकालने का तरीका यानी A5 को आप खोल के लिखो, इसका फॉर्म लिखो। देखो क्या था फॉर्म, जितना भी टर्म है ना, उसका एक कम करके डी लिखते थे और फर्स्ट टर्म में ऐड करते थे। फर्स्ट टर्म प्लस में 4D आप लिख सकते हो इसको। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी, 3/2 है, क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा यहाँ। ठीक है। प्लस में 4 × डी कितना है, -1। तो 3/2 - 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। अब एलसीएम लेके देन सॉल्व करना है, ये तो आपको आता होगा। ठीक है। तो देखो क्या करोगे, एलसीएम कितना आएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर कितना 3 माइनस में 8 आ जाएगा। मीन्स कितना बन गया है, -5/2। तो पता चला इसका अगला टर्म क्या है, -5/2 आने वाला है। इससे भी अगली टर्म यानी कि वो A6 की बात कर रहा है, किसकी, A6 की। तो A6 का मतलब क्या है, A + 5D। अब A की वैल्यू 3/2 है, प्लस में 5 × में -1, 3/2 माइनस में 5, इसके नीचे 1 लगा लो और एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। 2 3 माइनस में 10
कितना आ गया ये -7/2, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें याद कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम देखेंगे इसका एक्सरसाइज 5.1 और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।